2018 का विधानसभा चुनाव, जब कांग्रेस ने आपसी एकजुटता से चुनाव जीता, ये वही कांग्रेस थी जिसने रमन सिंह के शासनकाल के 15 साल वाली सरकार को पटखनी दी थी। तो वहीं 2023 का चुनाव बिल्कुल इसका विपरीत रहा। कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई ने उन्हें सत्ता से बाहर धकेल दिया। कांग्रेस की यही आंतरिक कलह अब खुली किताब बन चुकी है और संगठन को भीतर से नुकसान पहुंचा रही है। इसी जख्म को एक बार फिर से रामानुजगंज के पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने कुरेद दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कभी भी बीजेपी से हारती नहीं। कांग्रेस में खुद के लोगों में निपटो निपटाओ का खेल चल रहा है, जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। तो वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बृहस्पति सिंह के बयान पर कहा कि अपने अनुभव के आधार पर बृहस्पति सिंह ने बयान दिया है। कांग्रेस कभी भी बीजेपी से नहीं हारती। मैंने जो अनुभव किया छत्तीसगढ़ बनने के बाद से, कांग्रेस के लोगों में आपस में निपटो निपटाओ की खेल बंद हो जाए तो सरकार तुरंत आ जाएगी। जो आपके छत्तीसगढ़ के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको ठीक कर दीजिए, निपटो निपटाओ का खेल खत्म करा दीजिए, सरकार बन जाएगी। हाँ, बिल्कुल सही वो कह रहे हैं और उनने अनुभव भी किया होगा विधायक के रूप में भी, और पिछली सरकार के समय भी वो विधायक थे। क्या उनका अनुभव हुआ उस के आधार पर उनने बयान दिया है। मेरे को लगता है कम से कम उनने बड़ा अच्छा नेता तो बोला। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई एक बार फिर से सुर्खियों में है। कांग्रेस से निष्कासित नेता बृहस्पति सिंह के हालिया बयान ने प्रदेश की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। पार्टी के भीतर बढ़ती सियासी बयानबाजी के बीच अब भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेसी अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। कांग्रेस अब मौखिक लड़ाई से बहुत आगे बढ़ चुकी है। मस्तूरी में एक कांग्रेसी ने दूसरे कांग्रेसी को गोली मार दी। टी.एस. सिंहदेव के पास तो लाइसेंसी हथियार भी हैं। अजय चंद्राकर के इस बयान पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि अजय चंद्राकर अब पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। प्रदेश की आपराधिक घटनाओं को बीजेपी से जुड़े लोग ही अंजाम देते हैं। भाजपा को दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपनी पार्टी के भीतर झांकना चाहिए। क्या लड़ाई नहीं होगी कांग्रेस में साहब? कांग्रेस में तो एक दूसरे खून के प्यासे हो रहे हैं लोग। मस्तूरी में एक कांग्रेसी ने दूसरे कांग्रेसी के ऊपर गोली चलाई तो खून के प्यासे हो रहे हो। वहां मौखिक लड़ाई का तो जगह नहीं है। उससे कांग्रेस ऊपर उठ गई है। मौखिक लड़ाई से वो गोलीबारी में बात कर रही है। बहुत सारे हथियार तो माननीय बाबा साहब के पास भी है, लाइसेंसी। अजय चंद्राकर जी का बयान पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। प्रदेश में जो भी आपराधिक घटनाएं घट रही है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या मंत्री का खास समर्थक ही निकल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में कांग्रेस की आंतरिक कलह अब किसी से छिपी नहीं रही है। एक ओर निष्कासित नेताओं के बयानों से पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी इसे सियासी हथियार के तौर पर भुनाने में जुटी है। लगातार आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस संगठनात्मक एकता की बात तो जरूर करती है, लेकिन भीतर के मतभेद हर बार सियासी नुकसान की बड़ी वजह बनते दिख रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस अंदरूनी घमासान पर कब और कैसे काबू पाती है, या फिर ये विवाद आने वाले राजनीतिक समीकरणों को और भी जटिल बना देगा। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बार फिर से सियासी घमासान तेज हो गया है। पार्टी के भीतर की दरारें खुल करके सामने आने लगी हैं। रामानुजगंज के पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह के बयान ने कांग्रेस की आंतरिक कलह को फिर से हवा दे दी है। बृहस्पति सिंह ने साफ साफ कहा है कि कांग्रेस बीजेपी से नहीं बल्कि अपने ही लोगों से हार रही है, और उनका ये बयान प्रदेश की सियासत में नया भूचाल लेकर के आया है। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह के बयान के क्या हैं मायने? क्या अपनी ही अंदरूनी कलह का शिकार हो रही कांग्रेस? कांग्रेस को मजबूत करना दीपक बैज के लिए कितनी बड़ी चुनौती? कांग्रेस की कलह पर बीजेपी के आरोपों में कितना दम? चलिए ठीक है, तो इस विषय को
आगे विस्तार देते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान चर्चा में जुड़ रहे हैं, आपसे उनका तारीफ करवा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं धनंजय सिंह ठाकुर जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं निशिकांत पांडे जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले मैं शुरुआत धनंजय ठाकुर जी से ही करना चाहूँगा। धनंजय जी, बात वही है कि धुआं तभी उठता है जब कहीं आग लगती है। बृहस्पति सिंह जो कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने बोलने का मौका दे दिया है बीजेपी को, क्या कहेंगे धनंजय जी? देखिए दिव्यांशु जी, सबसे पहली बात आपके चैनल में स्पष्ट कर दूं, पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह जी को पार्टी ने अनुशासनहीनता के कारण निलंबित किया है। और जब अनुशासनहीनता की हम बात करते हैं तो ये इसलिए किया जाता है कि पार्टी के रीति नीति सिद्धांतों के खिलाफ अगर कोई बात करे, जो पार्टी की छवि को खराब करे, पार्टी विरोधी कहलाए, इसलिए उसको पार्टी से बाहर किया गया है। और निलंबित जो विधायक है बृहस्पति सिंह, वो तो भी कांग्रेस में है नहीं, तो ऐसे में उनका बयान का कोई खासा मतलब नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है। कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ प्रदेश की कुशासन वाली सरकार के खिलाफ हम जनता की आवाज उठा रहे हैं, चाहे महंगी बिजली बिल का मसला हो, चाहे किसानों के धान खरीदी में जो लगातार जो दिक्कतें आ रही है, चाहे युवाओं के रोजगार का मामला हो, या प्रदेश में बढ़ते आपराधिक घटनाओं का मसला हो, या खराब सड़कें हो, या स्कूलों में पुस्तक कापी शिक्षकों की कमी हो, तो हम एकजुटता से आवाज उठा रहे हैं। चाहे यहाँ पे जिस प्रकार से गौ माता की लगातार मौतें हो रही है, अकाल मृत्यु हो रही है, भूख से, बीमारी से, दुर्घटनाओं से, इन सब मामलों को हम उठा रहे हैं, तो हमारी पार्टी तो एकजुटता से उठा रही है। अब बृहस्पति सिंह जो पार्टी से बाहर है, उसके बयान का कोई तो मतलब नहीं है, ना पार्टी उससे इत्तेफाक रखती है। और बृहस्पति सिंह जी को तो इसलिए हटाया गया ना, क्योंकि हमेशा से वो पार्टी खिलाफ बात करते रहे, वैमनस्यता फैलाते रहे, गुमराह करने वाला बयान देते रहे, इसीलिए उनको पार्टी से बाहर किया गया है। तो उनके बयान को हम महत्व नहीं मानते, ना वो हमारे पार्टी में स्थिति है। चलिए ठीक है, अगर आप उनके बयान को इम्पोर्टेंट नहीं मानते, महत्वपूर्ण नहीं मानते, तो जो बात अजय चंद्राकर जी कह रहे हैं कि मस्तूरी में कांग्रेसी ने दूसरे कांग्रेसी को गोली मार दी, या इस तरह की बातें कह रहे हैं, उस पर कुछ टिप्पणी करेंगे आप? बिल्कुल इसी टिप्पणी करूंगा जी। असल मायने में अजय चंद्राकर जी की याददाश्त थोड़ी सी कमजोर होते जा रही है जी। फ्रस्ट्रेशन में है बेचारे, क्योंकि उनको मंत्री बनाया नहीं गया, सरकार में तवज्जो मिलता नहीं है। ये तो वही अजय चंद्राकर जी है ना, जो भाजपा के कार्यकर्ता सम्मान समारोह में मोमेंटो और गमछा को फेंक कर आ गए थे। तो जो अजय चंद्राकर जी जो भाजपा में रहते भाजपा के मोमेंटोस को फेंक देते हैं, वो हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। उनको तो ये देखना चाहिए कि गोली चलाने वाला कौन है। गोली चलाने वाला तो भाजपा सरकार के मंत्री गुरु खुशवंत साहब के करीबी हैं, उनके साथ उनकी फोटो है। तो अजय चंद्राकर जी अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जानकार व्यक्ति हैं, पर वो ऐसा क्यों छुपा रहे हैं, उस फोटो को क्यों नहीं बता रहे हैं, ये उनको देखना चाहिए। और अगर गोलीबारी इस प्रदेश में चल रही है, उसके लिए तो गृह मंत्री विजय शर्मा जिम्मेदार है। लगातार देखेंगे आम जनता के ऊपर गोलियां चल रही है, चाकू चल रहा है, महिलाओं के साथ गैंग रेप हो रहा है, आपराधिक घटनाएं हो रही है, और यहाँ पर कोई ऐसा दिन नहीं जाता इस प्रदेश में कि हत्या बलात्कार की घटनाएं ना हो, लूटपाट ना हो, ठगी ना हो। तो अजय चंद्राकर जी को तो इस पे बताना चाहिए सरकार काम क्यों नहीं कर रहे। अगर गोली किसी ने भी चलाया हो, ये तो सरकार की नाकामी है ना। क्या कर रहे गृह मंत्री विजय शर्मा जी, इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। तो ये चीजें तो अजय चंद्राकर जी को मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए। ठीक है भैया, जिस प्रकार से खुशवंत साहब के साथ उनकी फोटो है, इसका जवाब तो प्रदेश के अध्यक्ष भाजपा के किरण देव जी को बताना चाहिए। आखिर अपराधियों के साथ खुशवंत साहब का क्या लेना देना है, शाह जी को बताना चाहिए। ठीक है, चलिए रिएक्शन ले लेता हूं पांडे जी से। पांडे जी क्या कहेंगे ठाकुर साहब की बात पर? जी दिव्यांशु जी, आपको बड़े भाई धनंजय सिंह ठाकुर जी को संध्या जुबान। जिस प्रकार से आपने टॉपिक रखा है, विषय रखा है कि कला की कांग्रेस की यही कहानी, मेरा कांग्रेस तेरा कांग्रेस रीत पुरानी। देखिए, कांग्रेस का जो ये राहु काल खंड चल रहा है, इस कारण बृहस्पति जो है शनिचर बन के कांग्रेस पर भारी पड़ा है। ये किसी भी कालखंड में जाए दिव्यांशु जी, कांग्रेस के कला की चर्चा करेंगे अगर हम, तो किसी भी कालखंड में जाए आपको परिणाम ऐसे ही दिखेंगे। चाहे इंदिरा गांधी जब कांग्रेस तोड़ के अलग कांग्रेस बनाई,
या ममता बनर्जी अलग कांग्रेस बनाई, शरद पवार, यहाँ छत्तीसगढ़ में जोगी जी। ऐसा ही है यहाँ पे कांग्रेस की स्थिति। और इसका कारण क्या है? हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, सुमति कुमति सबके उड़ रही, वेद पुराण नाथ सब कहीं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। आप देखिए, जो 2 सीट वाली भाजपा थी, सुमति के कारण, अपने संघर्ष समन्वय के कारण आज पूरे देश में तीसरी बार सरकार में है, कई राज्यों में सरकार में है। वहीं आप विपरीत देखेंगे तो कांग्रेस का पतन लगातार कई राज्यों में, ऐसे ऐसे बड़े सूबे हैं जहां पे कांग्रेस, देखिए आप उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा में 2 विधायक हैं। क्या कारण रहा होगा? कारण ये है कि आपस में इतना ठनाठनी है इनका। आप देखिए, अभी बोल रहे थे कि हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा है। दीपक बैज जी को पीसीसी चीफ न मान के महेंद्र जी कहते हैं कि टीएस सिंह बाबा के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। चौबे जी कहते हैं भूपेश बघेल जी हमारे अध्यक्ष होने चाहिए। ये जो चल रहा है ये सबके समक्ष है, और कांग्रेस पार्टी इसमें इनका पीएचडी है, डिलीट है। कांग्रेस को तोड़ तोड़ के कितने टुकड़े में बटी है कांग्रेस आज तक? अगर आप देखेंगे आजादी के बाद से अब तक कम से कम 20 टुकड़े में कांग्रेस बटी है। ओरिजिनल कांग्रेस तो बंगाल की खाड़ी में समा चुकी है कब तक। कामराज वाली कांग्रेस थी ओरिजिनल, जिसको तोड़ के इंदिरा जी ने अलग कांग्रेस बनाया, एक कांग्रेस आई, वो ओरिजिनल कांग्रेस तो बंगाल की खाड़ी में। तो मेरा यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी को इसके लिए साधुवाद देना चाहिए। देश को, पूरा देश कांग्रेस को साधुवाद दे कि ये अगर आपस में नहीं निपटते, आपस में नहीं लड़ते तो राष्ट्र निर्माण की तरफ देश की जनता वोट नहीं करती। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश इतना आगे तरक्की नहीं करता। इसके लिए तो पूरे देश को साधुवाद है हमारे बड़े भाई। ठीक है, चलिए ठीक है। चर्चा में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ मनीष वोरा जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ID24 में। अगला प्रश्न मैं आप ही से लूंगा, आपके पास आऊंगा ठाकुर साहब। मनीष जी, आपने अभी पांडे जी की बात सुनी होगी, और इससे पहले जो बृहस्पति सिंह ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 2023 में कांग्रेस नहीं हारती अगर इस तरह की गुटबाजी ना होती, या जो इस तरह की अंदरूनी कलह की बातें जो बाहर निकल के आ रही है वो ना आई होती। आपको क्या लगता है कि कारण क्या है? ये जो अंदरूनी कलह है ये कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है, क्या लगता है आपको मनीष जी? देखिए, कांग्रेस की यदि हम बात करें तो मुझे लगता है कि कांग्रेस एक विशाल समुद्र के समान है, और उसमें आकर के बहुत सारी नदियां मिलती हैं, और हर नदी का अपना अलग अलग रूप होता है, अपना अलग अलग तेवर होता है। तो वो सारे तेवर आकर के समुद्र में मिलते हैं। तो कांग्रेस उसी का नाम है, और यही मुझे लगता है कि कांग्रेस की शक्ति हुआ करती थी। यानी किसी समय में कांग्रेस में जो अलग अलग गुटों में बटी हुई कांग्रेस की जो बात करते हैं, या कांग्रेस में आंतरिक कलह की जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है यही कांग्रेस की शक्ति हुआ करती थी कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो उसके लोग थे, वो उसकी ताकत थे, वो जनता से जुड़े हुए थे, जनता के लिए लड़ते थे, जनता के लिए काम करते थे। मगर आज वही ताकत कांग्रेस के लिए कहीं जाकर के नुकसान का सबब भी बन रही है। लगातार आंतरिक गुटबाजी, आंतरिक लड़ाई और ये सब चीजें जो होती है, ये ऐसा नहीं कि केवल कांग्रेस के अंदर है, इससे भारतीय जनता पार्टी भी कहीं अछूती नहीं है। लेकिन यदि बात हम अभी आज कांग्रेस की कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि लगातार ये कांग्रेस के अंदर चल रहा है, और वो कांग्रेस की जो शक्ति थी वो कांग्रेस की कमजोरी बनते जा रही धीरे धीरे। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस को यदि फिर से अपने आप को स्थापित करना है, फिर से सत्ता के रास्ते पर चलना है उसको, तो इसी गुटबाजी के साथ ही वो सत्ता की तरफ जाएगी, और यही शक्तियां हैं जो कांग्रेस को सत्ता की तरफ लेकर के जाएगी। चाहे हम भूपेश बघेल की बात कर ले, चाहे हम टीएस सिंहदेव की बात कर ले, चाहे चरणदास महंत की बात कर ले, चाहे हम ताम्रध्वज साहू की बात कर ले। तो जब छत्तीसगढ़ में भी बात करें तो छत्तीसगढ़ में भारतीय कांग्रेस जब सत्ता में आई थी, उस समय यही लोगों की वजह से सत्ता में आई थी। इन सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में जी जान लगा करके काम किया था पार्टी के लिए, और पार्टी सत्ता में आई थी। लेकिन सत्ता में आने के बाद जो कुछ भी हुआ, वो चीजों ने अंदरूनी रूप से कांग्रेस को फिर से कमजोर किया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की कमजोरी भी वही है और कांग्रेस की ताकत भी वही है। तो कांग्रेस को अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा, कांग्रेस के नेताओं को अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा। अपनी ताकत, अपने जनशक्ति जो है उसका प्रयोग कांग्रेस के लिए ही करना पड़ेगा, न कि केवल अपने लिए करना पड़ेगा। चलिए ठीक है धनंजय जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मनीष जी की बात सुनी होगी, और मैं इसको बड़े अच्छे से रिलेट करना चाहूंगा। अभी जो हाल ही में हमारी विमेंस वर्ल्ड कप टीम ने जो वर्ल्ड कप जीता है, टीम वर्ल्ड कप तभी जीत पाई जब हर खिलाड़ी ने अपना योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन दिया, ना कि अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया। सेम यही चीज लागू होती है राजनीति में। अगर किसी पार्टी को चुनाव जीतना है तो उसके जितने भी नेता हैं, चाहे बड़े हों, छोटे हों, मझले हों, कोई भी हों, उनको अपना 100% देना पड़ेगा, तभी वो पार्टी सत्ता में आ पाएगी और लंबे समय तक अपना एक जो ओहदा है, जो रुतबा है, वो बरकरार रख पाएगी। ठाकुर जी क्या कहेंगे?
देखिए अभिलाष जी, माफ कीजिएगा दिव्यांशु जी, जी मैंने कहा ना कांग्रेस तो एकजुटता के साथ है, लेकिन आपकी लड़ाई जो है वो वोट चोरों के साथ में है। वोट चोरों के साथ में है। जिस प्रकार से हरियाणा में ब्राजील की महिला 22 वोट कर देती है, कल ही बिहार में जो मतदान हुआ पहले चरण का, आपको याद है ना, एक संघ के बहुत बड़े प्रचारक हैं जो राज्यसभा के सांसद भी रहे, राकेश सिन्हा, 10 महीने में 2 बार मतदान करते हैं। भाजपा के कई नेता 2 बार मतदान करते हैं। समझ में तो आता है। अब चोरों से कैसे लड़ोगे आप तो जनता के बीच अपने मुद्दे लेके जा रहे हो, और लड़ाई चोरों से है जो स्वच्छ लोकतंत्र के लिए खतरा है, जो मतदाताओं के मतदान को प्रभावित करते हैं। तो लड़ाई है ना। अब इससे बचने के लिए आपको यही है कि यहाँ के जो मतदाता सूची अच्छी हो जाए, और जो चुनाव आयोग जो भाजपा के संगठन के अंग की तरह काम कर रहे हैं, वो कम से कम संविधान मिले दायित्वों का निर्वहन कर ले। छत्तीसगढ़ में भी आपने देखा होगा कि राजेश मुड़त जी, संपत अग्रवाल जी, पूरे परिवार से 2-2 विधानसभा के मतदाता हैं। तो समझ में आता है, काम के बदौलत नहीं, चोरी के बदौलत सरकार में। पहली बात। दूसरी बड़ी बात, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की चिंता नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस की चिंता करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक भाई जी है, हमारे नेता हैं, और हमें किस एकजुटता के साथ हम काम कर रहे हैं हमको पता है। लेकिन जो सरकार में है, नंदकीराम कंवर जी का बयान आपको याद होगा, वो तो कहे प्रदेश में सरकार नाम की चीज नहीं है। सरकार है कि नहीं, ये भाजपा कार्यकर्ता नेताओं को पता नहीं चलता है। कितने बड़ी बात बोल दिए, विष्णु साय जी को असफल बता दिए नेतृत्व करने में। और जनता तो इस सरकार के कामों से, जो जनता के घरों में कलह मच गया, आर्थिक कलह, इसको उनको तरफ देखना चाहिए। और रमन सिंह जी ने अभी तो विधानसभा भवन के उद्घाटन के दौरान मंच में विष्णु साय जी बैठे हुए थे, उनका नाम लेना भी उचित नहीं समझे, कोई सम्मान भी नहीं किए। तो सब कुछ तो ही दिख रहा है। हमारी चिंता करने के बजाय अपने संगठन की ओर देख ले। रवि भगत बेचारे ने अपने क्षेत्र की आवाज उठाया, मंत्री ओपी चौधरी के खिलाफ उन्होंने कहा कि सारे जो उनके क्षेत्र के मामले हैं मंत्री ओपी चौधरी ले जा रहा है, उनके अधिकार पे डांका हो रहा है क्षेत्र की जनता का। पार्टी से बाहर हो गया। अभी बेमेतरा में देख लीजिए, सांसद विजय बघेल के मौजूदगी में भाजपा विधायक दीपेश साहू को घुसने नहीं दिया, नाराबाजी कर रहे हैं, विरोध कर रहे थे, और कलेक्टर को हटाने की बात कर रहे हैं। तो ये अपनी कला को संभाल ले। हमारे लिए हमारे नेता सक्षम है। और बृहस्पति सिंह के ऊपर हमने पार्टी ने अनुशासन की कार्रवाई की है, उसके बयान का हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अगर बृहस्पति सिंह जी के बयान पार्टी में होते, अनुशासन को समझते, और जो आरोप बृहस्पति सिंह जी लगा रहे उसका पालन करते, तो आज पार्टी में होते। तो बृहस्पति सिंह जी को खुद आईना देखना चाहिए, क्योंकि पार्टी ने उनसे क्यों बाहर किया है। ठीक है, तो सब कुछ सामने है। भाजपा अपनी चिंता करे, हम अपने हमारे संगठन के लिए हम चिंतित हैं, सरकार का दायित्व निभाएं। ठीक है, पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी पांडे जी। दिव्यांशु जी, हमारे बड़े भाई बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, चोरी, वोट चोरी की बात कर रहे थे, और हम छत्तीसगढ़ परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ परिप्रेक्ष्य में चुनाव आयोग तो किसने नियुक्त किया? प्रदेश सरकार ने। एक्टिंग मुख्यमंत्री जब तक हमारी सरकार नहीं बनी तब तक कौन था? भूपेश बघेल जी। तो क्या हमारे बड़े भाई ये कह रहे हैं कि कलह के कारण भूपेश बघेल जी ने टीएस सिंहदेव को 92 वोट से हरवा दिया, ये कारण है? अरे भाई साहब, किस प्रकार का उदाहरण आप प्रस्तुत करना चाहते हैं? दूसरा, आपने अभी इतनी बड़ी बड़ी बात कही, व्यक्तित्व आधारित पार्टी परिवारवाद के चरण बनना के कारण आज पूरे देश से गर्त में चली गई। आप तो ये कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी कर रही है। मेरा एक सवाल है दिव्यांशु जी, बंगाल में हमारी सरकार नहीं है और कांग्रेस की भी सरकार नहीं है, केरल में भी कांग्रेस की सरकार नहीं है, ऐसे कई राज्य हैं जहां कांग्रेस और भाजपा की सरकार नहीं है, वहां लैंडस्लाइड विक्ट्री कैसे बताती है? क्या अरविंद केजरीवाल पंजाब में या दिल्ली में, जो आपके इंडी गठबंधन के नेतृत्व में भी हैं, वो वहां पे वोट चोरी करके सरकार? आप लोकतंत्र की हत्या लगातार कर रहे हो, हर दिन हर पल करते हो। खास करके श्रीमान राहुल गांधी जी, इस बार इनको मतलब बड़ा जीवन दे, स्वस्थ रहे, क्योंकि जब तक वो रहेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी को कोई सत्ता से नहीं हरा सकता। कल जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और बताया है ब्राजील की महिला को, आप ही के मीडिया हाउस ने दिखाया कि पूजा नाम की वो महिला है जो इसने एक बार वोट किया है। अच्छा, मतलब एक व्यक्ति 223 जगह वोट करता है। आप सोचिए कि एक व्यक्ति को वोट करने में कम से कम 15-20 मिनट लगता होगा ये लोग। अच्छा, तीसरा महत्वपूर्ण विषय, जो एसआईआर की बात कर रहे हैं या वोट चोरी की बात कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछता हूं।
ये मतदाता सूची का निर्माण कहाँ होता है? बूथ स्तर पर होता है कि केंद्र स्तर पर होता है? बूथ पे आपका बूथ एजेंट काम नहीं करता, रात भर सोया रहता है, दिन भर सोया रहता है। छोड़ दीजिए, मैं ये कहता हूं कि ये जो कल बिहार का चुनाव हुआ है इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस 6 महीना बाद होगा, लेकिन कल की घटना पे कहीं पे भी कोई डिबेट आया क्या कि कोई फर्जी मतदान करके चला गया? बूथ एजेंट होता है, बीएलओ होता है, अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, जो आपका प्रत्याशी है वो भी रहता है। एक भी घटना 121 विधानसभा के किसी एक बूथ में आपको सुनने को मिली क्या? विषय ये आता है कि आपको अपनी नाकामयाबी छुपाना है और कांग्रेस के सत्ता में मतलब सर्वोच्च पद पे बने रहना है। कोई कांग्रेसी राहुल गांधी पे सवाल नहीं उठाए, इसलिए राहुल गांधी पूरे देश के सभी तंत्र पे सवाल उठाते हैं। कितना शर्मनाक है, जिससे स्वयं जीत के आए हैं राहुल गांधी, भूपेश बघेल, दीपक बेज तो खैर हार गए, लेकिन जो जीत के आए हैं वो भी प्रश्न उठाते हैं ईवीएम पे, वोट चोरी पे, लोकतंत्र पे। कितना शर्मनाक है। इसी कारण देश की जनता और प्रदेश की जनता इनको चुनती नहीं है। ठीक है ठाकुर साहब, मैं आपके पास आऊंगा, एक छोटी सी टिप्पणी ले लूं मनीष जी से, फिर आपके पास वापस आता हूं। मनीष जी, जो बात पांडे जी ने कही या जो आरोप लगाए हैं ठाकुर साहब ने, वो राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को रेफरेंस में रखकर, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं मनीष जी? देखिए, वोट चोरी को लेकर के जो बातचीत हो रही है, मैं उसके लिए एक ही बात कहूंगा कि यदि ग्रासरूट लेवल पर, ग्राउंड जीरो पर, बूथ लेवल पर आपके कार्यकर्ता यदि सक्रिय हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ताकत किसी गलत व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकती है या उसमें कटवा सकती है। आपके कार्यकर्ता वहां पर हैं, उसका भी सहमति लगता है नाम जोड़ने के लिए। बीएलए जो आपका होता है, बीएलओ के साथ में वो भी काम करता है, वो जाए और वो साथ में देखे, साथ में वेरीफाई करे, उसका वेरिफिकेशन भी होता है। तो ये नहीं है कि एक चीज इस तरीके से हो जाए। आप किसी चीज को सीधे तौर पे जो आप बात कर रहे हैं, उन चीजों को वोट चोर वाली जो बात हो रही है, मुझे लगता है उस चीज पे थोड़ा सा समझना की आवश्यकता है कि यदि आपके कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं तो ये स्थिति कतई निर्मित नहीं हो सकती। हाँ, एक बात ये जरूर है कि उसमें जो लोग जुड़े हुए हैं, जिन लोगों का नाम ये कहा जा रहा है कि उनका नाम जोड़ दिया गया है, वो वोटर्स अलग से जोड़ दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इस प्रकार के आरोप लगा रही थी कांग्रेस के शासनकाल में कि लगातार इतने सारे वोटरों को जोड़ दिया गया, रोहिंग्याओं को बाहर से ला करके जोड़ दिया गया, रायपुर के वोटर को कहीं और जोड़ दिया गया, कहीं और से वोटर को रायपुर। तो ये इस प्रकार के जो आरोप लगते हैं, मुझे लगता है चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, यदि आपका कार्यकर्ता बूथ लेवल पर काम कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी ये स्थितियां निर्मित हो सकती है, क्योंकि जो वोटर लिस्ट बनती है उसमें नाम जुड़ता है या नाम काटा जाता है, उसमें बीएलओ के साथ साथ बीएलए की भी सहमति ली जाती है और आसपास जो उनके रहते हैं उनकी भी सहमति ली जाती है। इसकी जो जानकारी है वो लगातार मुझे लगता है कि वेबसाइट में अपडेट होती है, तो आप देख सकते हैं कि ये क्या स्थिति वहां पर चल रही है। ठीक है, धनंजय जी के पास जाना चाहूंगा। पांडे जी, आपके पास वापस आऊंगा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन पहले एक प्रतिक्रिया धनंजय जी से, फिर आपके पास आता हूं। जी धनंजय जी। देखिए, मुझे लगता है कि मनीष वोरा जी को बूथ लेवल की जानकारी नहीं है, इसलिए बात को बोल रहा हूं। जिस 22 वोट की बात राहुल जी ने कहा है, उस ब्राजील की मॉडल की फोटो लगाकर वो 22 बूथ में हुआ है, एक बूथ में नहीं हुआ है। और कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता एक बूथ के वोटर लिस्ट को वेरीफाई करता है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि अगर एक बूथ में मान लो मनीष वोरा का नाम है तो वो उस 22 बूथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है वेरीफाई करने की। हम एक बूथ में अगर काम करते हैं तो हम इसमें ये देखते हैं उस बूथ में रहने वाला व्यक्ति का पता तो नहीं बदल गया, वो बूथ में रहने वाला व्यक्ति जो मतदाता है कहीं उसकी मृत्यु तो नहीं हो गई है इसलिए नाम काटा जाए, या उस बूथ में कोई ऐसी बेटी बहू बनकर तो नहीं आई है जिसका नाम जोड़ा जाए, या कोई ऐसी बेटी जो बहू बनकर दूसरी जगह गई है उसका नाम जोड़ा जाए। बूथ का एक बूथ में कार्यकर्ता करता है। चलिए, तो बिना जानकारी के कुछ चीजों को नकारना नहीं चाहिए, ये मेरा मानना है। और चुनाव आयोग के पास तो सिस्टम है, ठीक है, क्यों चेक नहीं करता कि मनीष वोरा जी का कितने बूथों में नाम है? चलिए, मनीष जी कुछ कहना चाह रहे थे, अगर किसी का नाम है, छोटी सी प्रतिक्रिया, चाहे भाजपा का हो या कांग्रेस का हो। ठीक है, मनीष जी नहीं कर सकते हैं। जी मनीष जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, जल्दी। जी देखिए, धनंजय जी ने ये कहा कि मुझे बूथ लेवल की जानकारी नहीं है। मुझे बूथ लेवल की यदि जानकारी नहीं होती तो मुझे ये भी जानकारी नहीं होती कि उसमें बीएलए की सहमति होती है कि नहीं होती है।
यदि ये जानकारी बिल्कुल आपको नहीं है, सहमति आप गलत स्वयं टिप्पणी धनंजय की जी ने है। दी है, तो मुझे लगता है धनंजय जी आप अपनी आपको जानकारी हकीकत दुरुस्त में कोई कीजिए। आप जानकारी शायद नहीं कभी है, मैं भूल दावा भुला के कर काम सकता किए हूं नहीं कि होंगे, निशिकांत पाटिल इसलिए को आप इस दोनों तरीके की बात आप कर दोनों रहे हैं। विद्वान जन हैं, मैंने आपस में व्यक्तिगत जानकारी नहीं है तो कोई आपस में मत कीजिए। सलाहकार आपको बनिए। मेरे ऊपर करना चाहिए। चलिए ठीक है, लास्ट एक प्रतिक्रिया पांडे जी से। जी पांडे जी बेवजह जल्दी का से अपनी बात सलाहकार पूरी ना कीजिए। बने जो चीज की जानकारी ना हो। अरे ठीक है, चलिए ठीक है ठीक है। फोकट में सलाहकार बन के आप उस वोट चोरी के अभियान को क्यों भ्रमित कर रहे हैं? नहीं, बेवजह का सलाहकार बन चलिए के ठीक है ठीक है। पांडे जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, समय सीमा खत्म हो रही है। यार जी पार्टी का आपका कार्यकर्ता तो काम कर नहीं रहा है और आप दोस्त जो है किसी और पे दे रहे हो। आपकी खुद की पार्टी के लोग तो काम कर नहीं रहे हैं। आप मुझे बता रहे हैं कि क्या है क्या नहीं। आपके कार्यकर्ता जाते नहीं, कोई काम करते नहीं। चलिए ठीक है सूची निर्माण के बाद ठीक है ठीक है, ये सभी बड़ी गर्मा गर्म बहस हो गई है। मतदाता सूची चुनाव के बहुत पहले दी जाती है, ठीक है, लेकिन ठीक रेक्टिफाई है। नहीं कर पाते, इस कारण ये स्थिति बनती है। बता दो मुहूर्त का नाम दो विधानसभा कैसे हो गया, संपत का नाम दो विधानसभा कैसे हो गया? आपने रेक्टिफाई किया था क्या? हाँ, तो दोनों चलिए, विधानसभा कैसे नाम हो गया बोल रहे हैं। ठीक है, समय सीमा खत्म होने की वजह से चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। पांडे जी, ठाकुर साहब, मनीष जी, ये तो चोरी है। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। आप झूठ बोल रहे हैं। समय की बाध्यता के चलते चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बनी रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।